एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ये जो है चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के बुक में। इसमें जो समरी गिवन है उस समरी को हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरणों की जोड़ी के सारांश का त्वरित पुनरीक्षण, मतलब हमें जो है बहुत तेजी में समरी जो है उसको कवर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे पहला है कि टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं इस चीज को भी समझेंगे। टू लीनियर इक्वेशन in the same two variable are called pair of linear equation in two variables. The most general form of the pair of linear equation given है यहाँ पे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो है रियल नंबर है और इस तरह से नंबर है। यहाँ पे कंडीशन गिवन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और जोड़ में है यहाँ पे, और a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर का जो सम है ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से गिवन है यहाँ पे, इस चीज को अभी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टू लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो पावर होगा, अभी हम लोगों ने पोलिनोमियल में देखा था, जो पावर होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम एक्सपोनेंट कहेंगे वो 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे समझिए कि जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे इन द सेम टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं एक x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं। तो दोनों जो इक्वेशन होगा वो x y में ही होगा और दोनों का पावर x y का 1 होना चाहिए। तो यही कह रहा है कि अगर हम कोफिशिएंट x का फर्स्ट इक्वेशन का a1 ले ले और सेकेंड इक्वेशन का b1 ले ले, ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है सेम वेरिएबल में। और कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल है, x और y। इसका मतलब है कि x का भी मान आएगा और y का भी मान आएगा। तो ये जो सिस्टम हुआ इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो है रियल नंबर है और एक कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पे गिवन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है इसका समझिए। यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक साथ a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि a भी 0 होगा, a1 भी 0 होगा और b1 भी 0 होगा। जब दोनों चीज 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक साथ जो है a1 b1 0 नहीं हो सकता है, एक साथ a2 b2 भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन a1 0 हो सकता है जब b1 0 नहीं होगा, या फिर हम ये कहेंगे a2 0 हो सकता है जब b2 0 नहीं हो सकता, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मीनिंग समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट में। जो दूसरा है इसमें ये कह रहा है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने देखा है उसे हम जो दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से। एक ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अलजेब्रिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले अच्छा यहाँ पे इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और अल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों चीज कह रहा है। तो देखिए ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो चूंकि लीनियर इक्वेशन है, कौन सा है? लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x का और y का जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि अगर एक्स वाई प्लेन में ये हमारा y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, तो हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सीधा होगा। तो ये सपोज पहला लाइन है, ठीक है, और साथ में चूंकि दूसरा लाइन भी है, दूसरी लाइन को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये दूसरा लाइन है L2,
तो ये जो लाइन 1 और लाइन 2 है इसको हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होगा वो कट पॉइंट होगा, दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस चीज को आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अलजेब्रिक मेथड में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है ए ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन। अभी अभी हम लोगों ने बताया, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि दो लाइन से ये एक्स वाई एक्सिस में ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इस चीज को भी हम लोगों ने देखा। पहला पॉइंट करते हैं इफ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, वही चीज आ गया, देन द पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन। चलिए फिर से यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम दो लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक रेड लाइन से ड्रॉ करते हैं और एक हम लोग ग्रीन लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर ये दोनों कट किया, कहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया, तो चूंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा वो ग्रीन लाइन पे भी होगा और रेड लाइन पे भी होगा। तो हम कहेंगे कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जब कट करेगा, ठीक है। कट कब करेगा ये डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ x1 पे, कोफिशिएंट ऑफ xy, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ xy और कांस्टेंट टर्म में, दैट इज a1 a2 b1 b2 और c1 c2 पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे अगर ये कट करेगा तो जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो जनरली पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट कब होगा, इसका मीनिंग क्या है। तो अलजेब्रिक मेथड में भी हम इसका मीनिंग देखेंगे अभी। दूसरा, इफ द लाइन कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, अभी इस चीज की हम चर्चा करेंगे। देन वी हैव मैनी देन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये वाला लाइन ब्लैक लाइन ले लेता हूं, ठीक है। ये ब्लैक लाइन लिए, ठीक है, और इसी ब्लैक लाइन पे दूसरा, इसके जस्ट ऊपर एक रेड लाइन आ गया, ठीक है, इसी पे जस्ट दूसरा। तो वो हर एक पॉइंट जो कि ब्लैक लाइन पे होगा वो रेड लाइन पे भी होगा। तो जितने भी पॉइंट्स ब्लैक लाइन का सॉल्यूशन होगा वो सारा का सारा पॉइंट्स जो है रेड लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, मतलब एक के ऊपर एक आ गया। तो इस तरह के इक्वेशन को हम कहेंगे कि इस दोनों के इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग सॉल्यूशन, यही चीज अभी बात की है। ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन, इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन होगा तो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब एक दूसरे को कट करेगा। तो इसमें तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, लेकिन इस दूसरे, ये जो दूसरा केस है जिसमें लाइन एक के ऊपर एक है तो हर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इस केस में हम कहेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा, राइट। अब एक तीसरा केस और आ जाएगा। तीसरा केस के लिए अभी हम यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लाइन को हमने ड्रॉ किया रेड से और दूसरे लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्रीन से, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, तो ये एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। क्योंकि कहीं पे भी कट नहीं करेगा तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइन पे हो। तो इस केस में हम कहेंगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है जो सिस्टम कहलाता है कि वो इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस समानांतर है, देन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। जब पेयर ऑफ इक्वेशन जो होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। अब इसको अलजेब्रिक मेथड में देखते हैं। तो यहां पे देखिए कि ये कह रहा है कि इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये सब केस आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, इन दिस केस जो पेयर ऑफ लाइन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ये कंडीशन याद रखना। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस बहुत ही मजेदार है कि a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के बराबर है, लेकिन c1 ओवर c2 के बराबर नहीं। तो इस केस में क्या होगा, वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए ये वाला केस आ जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा कि दोनों लाइन पैरेलल है। ये वाला केस के लिए क्या होना चाहिए, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2, लेकिन c1 ओवर c2 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ये हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और हम कहेंगे जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और मजेदार केस आ जाता है कि अगर तीनों रेशियो a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2 ये तीनों बराबर हो जाएगा,
तो तीनों बराबर होगा, तब इस केस में हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक इक्वेशन लिखें 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 12। अब इस दोनों इक्वेशन में क्या है, ये दोनों इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब ये देखेंगे ध्यान से कि ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है एक्चुअली पहले वाले इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला इक्वेशन को हम लोग 2x प्लस 3y प्लस 6 अगर हम इस तरह से ले और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाए, सो दिस इज इक्वल टू 0, तो दूसरा वाला इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन का डबल के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बेसिकली सेम इक्वेशन है, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा और राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, ठीक है, 1/2 का रेशियो होगा। लेकिन अगर रेशियो 1/2 के बराबर ना हो तब हम कहेंगे कि ये कट करेगा, स्लोप इसका सेम नहीं होगा। इस चीज को हम फिर से देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कब कंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट नहीं होगा, कब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सारा का सारा बात निर्भर करता है कि A1 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो गया हमारा नेचर, किस तरह से हम इक्वेशन सॉल्यूशन होगा। आगे चलते हैं, अब अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड, जो इंपॉर्टेंट मेथड है उस चीज की बात कर लेते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब जैसे हमने 2 इक्वेशन लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे c1 ले लेंगे, यहाँ पे c2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे, कोई भी एक वेरिएबल, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हम लोगों ने लिया, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, इसमें से कोई भी वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, या तो x का या y का। चलिए b1y बराबर लिख सकते हैं माइनस, इस तरफ चला जाएगा a1x प्लस c1। ओके, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस a1x प्लस c1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा b1, ठीक है। अब इस y का मान हमें सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, इक्वेशन 2 में। चलिए, तो इक्वेशन 2 में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2x, ध्यान से देखेंगे, प्लस b2। अब y का मान हमें डालना है यहां से माइनस a1x प्लस c1 डिवाइड बाई b1, मतलब आप देखेंगे कोफिशिएंट अगर आपके पास इजी आएगा, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। जैसे ही x का मान निकलेगा, x का मान इसमें पुट कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। एज फॉर एग्जांपल x प्लस 2y बराबर 5, एक इक्वेशन ये है, और x प्लस 5y बराबर 7 मान लें, दूसरा इक्वेशन ये है। तो इस दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम x का मान क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2y, ठीक है, और इस x का मान इसमें हमें पुट करना है, ठीक है। तो 5 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 7, यहां से हमें y का मान निकल जाएगा और y का मान निकल जाएगा तो हम इस इक्वेशन में डाल देंगे इसमें, तो x का मान निकल जाएगा। तो इस तरह के मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें ध्यान से समझेंगे कि अगर इक्वेशन गिवन है ये, तो क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, किसी भी वेरिएबल, या तो x वाला वेरिएबल या y वाले वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरा वाला पार्ट अभी यहीं पे कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चलिए a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a2 आ जाएगा, यहाँ a2 आ जाएगा, यहाँ a2 आ जाएगा, और सेकंड वाले इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं a1 से, तो यहाँ a1 आ जाएगा, यहाँ a1 आ जाएगा और यहाँ a1 आ जाएगा। अब देखिए अगर घटाएंगे तो ये वाला पार्ट a1 a2x घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, y, देखिए ध्यान से, y a घटाएंगे तो a2 b1 माइनस b2a1, ठीक है, राइट, प्लस घटाएंगे तो a2 c1 माइनस c1 a2, इस तरह से c2a1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y का मान निकल जाएगा। मतलब अगर इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं कि 3x प्लस 5y
इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, एक इक्वेशन इसको सेकंड ले लेंगे। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी, या तो x के कोफिशिएंट से या y के कोफिशिएंट से। तो मान लेते हैं हमको x को एलिमिनेट करना है, तो हमें y मिलेगा, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले वाले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इक्वेशन को लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वेट ए मिनट, यहीं पे लिख लेते हैं, कहाँ गया, वेट ए मिनट, कहाँ गया ये, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, सो दिस इज 6x, ठीक है, प्लस 9y इज इक्वल टू 18, और सेकेंड में क्या आ जाएगा हमारा, अगेन 6x प्लस 2 से करेंगे तो 10y इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे x और x क्या होगा, 6x क्या हो गया, बराबर हो गया, घटा देंगे 0 हो जाएगा, 9y माइनस 10y, तो 9y माइनस 10y इज इक्वल टू 18 माइनस 10, डेट इज 8, कुछ इस तरह से आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस चीज को ध्यान से समझेंगे, तो मान लेते हैं कि इक्वेशन जो है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2, ओके। अब हमें x लिखना है, x डिवाइड बाई, x किसका है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ कांस्टेंट है, तो x निकालना है, तो x वाले चीज को भूल जाएंगे, तो लिखेंगे b1 c2 डिवाइड में b1 c2, नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव साइन, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव साइन, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, b2 c1, ये हो गया हमारा x का रेशियो, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है बच्चों, ठीक है, माइनस y लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना नीचे ये वाला साइन कन्वेंशन, ऊपर से नीचे जो जाएंगे वो पॉजिटिव ही रखना है, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर y वाला भूल जाएंगे, बचेगा क्या बचेगा हमारा, a1 c2, सो वी कैन राइट हियर a1 c2 माइनस, ऐसे जाएंगे, ठीक है, माइनस ऊपर जाएंगे a2 c1, ये वाला पार्ट आएगा a2 c1, सो a2 c1, ये चीज हो गया। अब तीसरा वाला यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर प्लस, तो कुछ नहीं, कांस्टेंट टर्म है तो इसको 1 लिखना है, और यहाँ पे फिर c1 को भूल जाएंगे, बचेगा क्या हमारा जो आएगा a1 b2 नीचे, फिर ऊपर a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया हमारा, रेशियो में आ जाएगा। सो यहां से x की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड रेशियो से हम लोग लिख सकते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। x का मान आ गया बच्चों, y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हो जाएगा a2 c1 माइनस साइन लगा देंगे, तो a2 c1 माइनस से प्लस हो जाएगा, और a1 c2 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये सॉल्यूशन हो गया x और y का। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए x का सॉल्यूशन कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तब जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0, तब ये दोनों केस में एक्स वाई का सॉल्यूशन यूनिक होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, तो अब ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सो a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, और यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, इसका मतलब है a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 ओवर यहाँ पे b1 ओवर b2, तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन हम लोगों ने पहले लिया था, यहाँ से आ सकता है। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा, ये तो होने का होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अनडिफाइंड होगा, मतलब पैरेलल लाइन के लिए 1 ओवर 0 होना चाहिए, ये चीज 0 होना चाहिए, तो जब पैरेलल लाइन होगा तो ये हमारा a1 b2 माइनस a2 b1, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और यहां से हमारा
A1 डिवाइड बाई A2 बराबर हो जाता है B1 ओवर B2। तो यहीं से सब सारा कुछ निकलता है कि कौन कंसिस्टेंट है या नहीं है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड को यूज कर सकते हैं। ग्राफ में हम प्लॉट करके, पॉइंट्स को प्लॉट करके यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये 6th वाला पार्ट। There are several situations which can be mathematically represented by two equations that are not linear to start with, but when we alter them so that they are reduced to a pair of linear equation। तो जब भिन्न वाला होता है ना, तो उसमें भी हम कर लेते हैं फ्रैक्शन वाला होता है। जैसे अगर हमें मान लीजिए 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 5 और 2/5 मान लेते हैं 2/5 प्लस 7/y 2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अगर चूंकि यहाँ पे लीनियर तो है नहीं, x का पावर -1 y का पावर -1, लेकिन अगर हम यहाँ पे x 1/x बराबर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल X, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, और 1/y बराबर अगर हम कैपिटल Y मान लेते हैं कैपिटल Y, तो इस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y। तो यही कह रहा है इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो गया, ठीक है, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करके x का मान डाल देंगे तो वहां से 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कह रहा है। दूसरा और क्या होता है इक्वेशन में कि एक होता है हमारे पास एज का प्रॉब्लम। किसका? एज का प्रॉब्लम, ठीक है, एज वाला प्रॉब्लम। तो प्रेजेंट एज होता है इसमें, ठीक है, प्रेजेंट हो जाएगा। फिर कुछ साल बाद, जब कुछ साल के बाद कहेंगे तो उसमें ऐड करेंगे एज दोनों के केस में, और कुछ साल पहले प्रेजेंट के एज में तो उसमें हम लोग एज को माइनस करेंगे, ठीक है। ये एज वाला प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि आज का एज 10 साल है, 10 तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 10 प्लस 5, और 5 साल पहले कितना होगा 10 माइनस 5। तो अब जब क्वेश्चन कीजिएगा तो इसमें आपको आएगा। अगर हम बात करें करंट का, ये नाव और धारा का, ठीक है, तो धारा का डायरेक्शन अगर ऐसे है, नाव का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो धारा का डायरेक्शन अगर x है तो नाव का डायरेक्शन y है इसमें शांत पानी में, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट है तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, नाव का अगर x है, ये नाव का मान लेते हैं, ठीक है, और y क्या होगा, धारा, क्योंकि नाव का जो हमारा स्पीड होगा वो धारा से अधिक होगा, तो अपोजिट में होगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं लीनियर इक्वेशन में, जिसको हम लोग उस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये सारा कुछ समरी था हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये सब देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सेट बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी आपको इस तरह से याद होता चला जाएगा। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।